वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएड प्रथम ईयर से कोर्स 4 है CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसमें एक टॉपिक है कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशें व क्रियान्वयन। उसी के व्याख्यान करूँगी जो इस प्रकार है। स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा का अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ, परंतु वह विकास गुणात्मक रूप से नहीं हो सका। इसके साथ साथ संविधान में शिक्षा के प्रति किए गए संकल्प जो थे वो भी पूरा नहीं किया गया और जिससे शिक्षा के क्षेत्र में असंतोष प्रकट किया जाने लगा तथा भारत में शिक्षा के समस्त पन्नों की विस्तार पूर्वक जांच करने के लिए एक आयोग की गठन की मांग करने लगी। अभी संविधान में जो शिक्षा के लिए संकल्प लिया गया था वह भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसके प्रत्येक पन्ने को गहन अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठन की मांग की जाने लगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी से भी सभी स्तरों में शिक्षा में सुधार करने की मांग की जा रही थी। तब जाके 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की गठन की घोषणा की। अब ये शिक्षा आयोग की गठन की घोषणा तो हो गई। अब इस आयोग के गठन के कौन कौन सदस्य थे, आयोग के सदस्य कौन कौन थे, उसको हम जानेंगे। अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली, एवं इसमें 17 सदस्य और थे, जिसमें 12 भारतीय एवं 5 विदेशी थे। कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल तथा 7 सहायक कार्यदल बनाए। अब ये समझ गए कि ये इस गुणात्मक जो शिक्षा में सुधार लाए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। वह जो गठन किया गया वह दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया है। अब इसके सदस्य कौन कौन थे, तो अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली, और इसमें 17 और सदस्य थे, जिसमें 12 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। ठीक है। कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल बनाए। अब आयोग को जो यह गठन का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक उनसे तो सारा कार्य नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया कि अपने स्तर से 12 जो है कार्य कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल तथा 7 सहायक कार्यदल बनाए। उन्होंने क्या किया, दौलत सिंह कोठारी ने कि 2 दल फिर से तैयार किया, जिसमें 12 मुख्य कार्यदल थे और 7 सहायक कार्यदल थे। इन कार्यदलों ने लगभग 100 दिन तक, दोनों कार्यदलों ने मिलकर लगभग 100 दिन तक राष्ट्र के विभिन्न राज्य के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया तथा लगभग 900 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया। आयोग ने 2400 से अधिक लिखित उत्तरों का विश्लेषण भी किया तथा इन सभी सूचनाओं के आधार पर 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया। किसने तैयार किया? 2 जो कार्यदल अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी ने गठित किया था, एक मुख्य कार्यदल और दूसरा सहायक कार्यदल। इसने जो है 100 दिनों तक राज्य के विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय और विश्वविद्यालय सभी में जो है जाके भ्रमण किया तथा लगभग 900 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया कि इसमें किस तरह का सुधार लाया जाए। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इन सभी सूचनाओं के आधार पर 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसे 29 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया गया। वह प्रतिवेदन जो तैयार हुआ वह
1966 में भारत सरकार को समर्पित किया गया। आयोग अपने विस्तृत प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पन्नों पर सघन प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि हो। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, पहला हो गया राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य, दूसरा है शिक्षा का संरचना। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य निर्विकल्प शिक्षा, 2 वर्ष की विकल्पनात्मक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा की अवधि रखने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी कहा कि संपूर्ण देश में शैक्षिक ढांचे में एक रूपता होना चाहिए, यानी संपूर्ण देश में जो है एक प्रकार की शिक्षा ही दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों की दशा। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति सुधारने की भी सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन करने, योग्यता के अनुसार पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, निवास भत्ता सुलभ कराने, अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष भत्ता देने, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू कराने के सुझाव भी दिए। नेक्स्ट पॉइंट है नामांकन तथा मानव शक्ति। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में मानव शक्ति के विकास को महत्व देते हुए आयोग ने प्रत्येक बालक के लिए कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने व इच्छुक छात्र छात्राओं को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल देने तथा सामूहिक अभियान प्रारंभ करने जैसा सुझाव दिए। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक प्रशिक्षण। शिक्षण में गुणात्मक सुधार करने के लिए आयोग ने सुझाव दिए कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाए, यानी हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो प्रशिक्षित नहीं है तो उसका क्या किया जाए, उन्नत किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधा दी जाए। विश्वविद्यालय के शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए। पत्राचार व अकाल्पनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री व शिक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक समानता। शैक्षिक समानता के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता व समानता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता व समानता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार हैं। अतः भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए, यानी जाति और धर्म के भेदभाव को विद्यालय में समाप्त कर दिया जाए। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। आदिवासी बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की जाए। नारी शिक्षा को गति दी जाए।
विकलांगों को शिक्षा को समुचित प्रबंध किया जाए तथा प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की योजनाएं बनाई जाए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव। आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों की सभी स्तरों की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु सिद्धांत निश्चित किया। तत्पश्चात इन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संबोधित रूप भी प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आयोग के अनुसार पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न प्रकार से होनी चाहिए। अब आयोग जो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का जो है प्रारूप एक होना चाहिए। उसमें मातृभाषा और पर्यावरण का शिक्षा भी होना चाहिए। उस पर विशेष, मातृभाषा और पर्यावरण की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। आयोग के अनुसार पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न प्रकार से होना चाहिए। अब इसमें है पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक अथवा निम्न प्राथमिक, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और त्रिभाषा सूत्र का संशोधित स्वरूप। अब ये जो प्रकार बताए हैं पूर्व प्राथमिक स्तर में समझ लीजिए कि शॉर्ट में क्या है। इसमें खाने पहनने के कौशल से लेकर खाने पहनने, खेल कूद, बातचीत, सफाई, ठीक है, सामाजिक व्यवहार, सृजनात्मक कार्य, ये सब क्या आता है, प्राथमिक स्तर में आता है। अब हम पूर्व प्राथमिक में आएगा कि खाने व पहनने के कौशल, सामाजिक व्यवहार, सृजनात्मक कार्य, सफाई, बातचीत, खेलकूद, ये सब पूर्व प्राथमिक में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक स्तर। इसके अंतर्गत जो है मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, समाज सेवा, खेलकूद, व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, ये आ गया प्राथमिक स्तर के अंतर्गत। उच्च प्राथमिक अथवा निम्न प्राथमिक, इसमें जो आ जाएगा वो क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा, हिंदी अथवा अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षा, शिल्प कार्य, कला, विज्ञान, धार्मिक शिक्षा, यह जो है उच्च प्राथमिक या निम्न प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। अब हम चलेंगे माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, कृषि कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, गणित, कला, समाज सेवा, नैतिक शिक्षा तथा हिंदी, ये चले आए हम लोग माध्यमिक स्तर पे। अब हम चलते हैं उच्च माध्यमिक स्तर। इसके अंतर्गत जो है उच्च माध्यमिक स्तर पे हो गया मातृभाषा, आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, विदेशी भाषा, इसमें से कोई एक दो भाषा, तीसरी भाषा के रूप में जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र व गृह विज्ञान में से कोई तीन विषय। मैंने ये जो सब बताए हैं अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, इसमें से कोई जो है तीन और दो वो तो 5 भाषा, ये हो गया आपका उच्चतर माध्यमिक का। अब हम आते हैं त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप पे। आयोग ने प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र में संशोधन कर उसे निम्नलिखित रूप में लागू करने का सुझाव दिया। पहला है मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, दूसरा है संघ की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी, तीसरा है कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा, और चौथा है विद्यालय शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधित सुझाव। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट
ये आते हैं शिक्षण विधियों के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट में फिर देखेंगे। विश्वविद्यालय की व्यवस्था, कृषि शिक्षा, इसके अंतर्गत जो आएगा विश्वविद्यालय की व्यवस्था, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब जो है इसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? तो शिक्षण विधियों के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ठीक है, शिक्षण पद्धति में हो रहे निरंतर परिवर्तन के अनुसार शिक्षण विधियों की लचीली, गतिशील, क्रिया प्रधान व रोचक होनी चाहिए। ठीक है, और ये सुझाव जो है 3 दिए उन्होंने, पुनः विश्वविद्यालय की व्यवस्था, कृषि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।